अभ्युदय। अभ्युदय से होगा आपका उदय, क्योंकि पेट परीक्षा के लक्ष्य बैच की सफलता के बाद आ चुका है अभ्युदय बैच, जिसका टारगेट है आपको अब एसएससी की परीक्षा में सफलता दिलाना, जहां पर चल रही हैं डेली लाइव क्लासेस फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, वो भी बिल्कुल फ्री, सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जहां पर आप पढ़ सकते हैं सुबह 8 बजे से जीएस, 9 बजे से इंग्लिश, 10 बजे से रीजनिंग और 11 बजे से मैथ्स। तो इंतजार किस बात का है, आज ही ज्वाइन करिए अभ्युदय बैच ओनली ऑन OL Expert। हेलो एवरीवन, वेलकम टू OL Expert। OL Expert यानी कि ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट्स। तो आप सभी का स्वागत है अभ्युदय बैच में। अभ्युदय बैच जहां पर आप कर रहे हैं अपने आने वाले एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी। तो इसके पहले अभी तक आपने अंजू मैम से जीएस पढ़ा होगा, प्रतीक सर ने आपको इंग्लिश पढ़ाया होगा, गौरव सर ने आज टॉप 50 क्वेश्चन कराए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सेशंस पसंद आए होंगे और अब आपका जो टाइम है वो है मैथ्स का। तो कल के सेशन में हम बात कर रहे थे रेशियो की। कल हमने रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा था, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे। रेशियो क्या होता है, रेशियो को कैसे प्रेजेंट करते हैं, रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट था वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। कल हम देख रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। तो रेशियो की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, कुछ बाकी रह गई थी जिसको हम आज के सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन में आगे। अब सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ अपडेट्स हैं। जो भी लोग आज नए जुड़ रहे हैं वो इसको देखें, ये हमारा सोशल मीडिया का हैंडल है सारे, ठीक है, जहां पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे थ्रू जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो सारी अपडेट यहां अवेलेबल होगी। तो आप हमसे जुड़ जाइए इन सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें, ठीक है। चलिए अब सेशन पे आते हैं। देखिए हम बात कर रहे थे कल प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो की, कि रेशियो की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, हमने कल सब डुप्लीकेट रेशियो देखा था, डुप्लीकेट रेशियो देखा था, ट्रिप्लीकेट रेशियो देखा था, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो देखा था। ये सारी चीजें कल हमने सेशन में डिस्कस की थी। तो आज इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम बात करने जा रहे हैं कंपाउंड रेशियो की। कंपाउंड रेशियो क्या होता है बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आपने पहले कभी साइंस में पढ़ा होगा, कंपाउंड क्या होता है, दो का मिक्सचर होता है ना। तो यहां पे अब कंपाउंड रेशियो भी किन्हीं दो रेशियो का मिक्सचर होगा, है ना। अब कैसे मिक्सचर बनेगा आइए समझते हैं। If two or more ratios are given, then the antecedent of one is multiplied with antecedent of the other and the respective consequents are also multiplied, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपसे क्या कहा गया। कल मैं जब आपको रेशियो पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर a रेशियो b है तो इसको हम क्या कहते हैं, ये a अपॉन b लिख सकते हैं, जिसमें ये क्या है आपका, ये आपका एंटीसीडेंट है ना, और ये आपका क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट होता है, ये आपका कॉन्सिक्वेंट होता है। तो ध्यान से समझिए कि कंपाउंड रेशियो निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए दो रेशियो दिया हुआ है, एक रेशियो आपका a रेशियो b है और दूसरा रेशियो आपका c रेशियो d है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन b और इसको क्या लिख सकते हैं, c अपॉन d, ठीक। तो इनका अगर हमें कंपाउंड रेशियो निकालना हो तो क्या बताया आपको डेफिनेशन में, कि अगर पहले के एंटीसीडेंट को दूसरे के एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और सिमिलरली पहले के कॉन्सिक्वेंट को दूसरे वाले कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो फ्रैक्शन हमें मिलेगा, जो रेशियो हमें मिलेगा, वो इन दोनों रेशियो का कंपाउंड रेशियो होगा, ठीक है। तो यहां पे एक रेशियो a रेशियो b है, दूसरा रेशियो c रेशियो d है। स्वीटी सिंह जी वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। ध्यान से देखिएगा, a रेशियो b है यहाँ पे a अपॉन b, c रेशियो d यहाँ पे है c अपॉन d। तो इसका कंपाउंड रेशियो क्या निकलेगा, हमने क्या किया, इसके एंटीसीडेंट को आपस में मल्टीप्लाई किया और इसके कॉन्सिक्वेंट को आपस में मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, a इंटू सी दैट इज ए सी और b इंटू डी दैट इज बी डी। तो ये जो AC अपॉन BD है यार, इसको हम कह सकते हैं AC रेशियो BD।
ये क्या है, ये है कंपाउंड रेशियो ए रेशियो बी का और सी रेशियो डी का। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। कंपाउंड रेशियो पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कंपाउंड रेशियो कैसे निकालते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल देखते हैं इस पे। देखिए यहां पे हमसे कहा गया है कि देखिए यहां पे कहा गया कि इफ ए रेशियो बी, सी रेशियो डी एंड ई रेशियो एफ आर 3 रेशियोज, देन देयर कंपाउंड रेशियो विल ACE। अब ACE क्या है, देखिए ए रेशियो बी में ये एंटीसीडेंट होता है, कॉन्सिक्वेंट होता है। तो ये देखिए पहले वाले रेशियो का एंटीसीडेंट ए है ना, दूसरे वाले रेशियो का एंटीसीडेंट सी है, और तीसरे वाले रेशियो का एंटीसीडेंट जो है वो ई है। तो ये देखिए ACE क्या है, तीनों के एंटीसीडेंट का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक। और इसी तरह से जो BDF है वो क्या है, तीनों के कॉन्सिक्वेंट का मल्टीप्लीकेशन है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम कंपाउंड रेशियो निकालते हैं, ठीक है। जो भी रेशियोज गिवन होते हैं जिनका हमें कंपाउंड रेशियो निकालना होता है, तो वहां पे क्या करते हैं, हम सबके एंटीसीडेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सबकी कॉन्सिक्वेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो रेशियो हमें मिलेगा वो होगा कंपाउंड रेशियो। एक एग्जांपल देखिएगा इस पे, द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:5, 6:7 और 9:13। हमें क्या करना है, हमें इनका कंपाउंड रेशियो बताना है। बता देते हैं, देखिए इसका एंटीसीडेंट ये, इसका एंटीसीडेंट ये और इसका एंटीसीडेंट ये है ना। तो जो रेशियो हमारा निकल के आएगा 2 × 6 × 9 अपॉन 5 × 7 × 13, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, 9 जा 108, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे 91 × 5। अब 91 × 5 क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ठीक है। तो ये आ गया आपका 108/455, यानी कि इसको हम रेशियो में अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, 108/455, ठीक। अब ये है कंपाउंड रेशियो किसका, 2:5, 6:7 एंड 9:13 का। तो आई होप कंपाउंड रेशियो कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं, इफ ईदर और बोथ द टर्म्स ऑफ अ रेशियो आर अ सर्ड क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या है कि जो भी रेशियो आपको गिवन है, ठीक है, उसमें से कोई एक ऐसा हो जिसमें सर्ड हो, करने की कोई संख्या हो, है ना, देन द रेशियो विल नेवर इवॉल्व इनटू इंटीग्रल नंबर्स अनलेस द सर्ड क्वांटिटीज आर इक्वल। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई आपको रेशियो दिया हुआ है ना, अब उसमें से कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सर्ड क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए 4√3 दिया हुआ है और रेशियो दे दिया है 2 से, है ना, 4√3 रेशियो 2। अब ऐसा कोई रेशियो दे दिया जाए तो हम कभी भी इसको इंटीग्रल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे हमने पिछली बार अभी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि रेशियो को हम इंटीजर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इस केस में जब सर्ड क्वांटिटी होगी तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस। देखिए अगर दोनों रेशियो में √3 लगा हो, जैसे मान लीजिए यहां भी √3 लगा होता, फिर तो इसको हम √3 से √3 कैंसिल कर देते, ये आ जाता 2:1, है ना, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2:1 बन जाता। या तो ये केस हो, है ना, तो यहां पे आपने क्या समझा कि अगर गिवन रेशियो में कोई एक क्वांटिटी सर्ड की क्वांटिटी है तो हम उसे कभी भी इंटीग्रल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा कि आखिर इसको हम यूज कहां करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम यूज कहां करेंगे। देखिए ये जो प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई जा रही है, देखिए मैं कल भी आपसे ये बात कहा था कि प्रॉपर्टीज हम पढ़ते क्यों हैं, प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में। अब मान लीजिए जैसे आप मेंसुरेशन में कोई क्वेश्चन सॉल्व करें जहां पे आपको रेशियो बताना है ना, और वहां पे अगर मान लीजिए कि ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आ गया √3/4a² होता है, ठीक है, जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वहां ये चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए आपने √3/4 का a² का फॉर्मूला लगाया, आपको एरिया का रेशियो देखना है। अब आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में 3 ऐसे ऑप्शन है जिनमें √3 नहीं है, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें √3 है, और कहीं भी ऐसी कंडीशन नहीं है जहां पे सर्ड क्वांटिटीज दी हुई है इक्वल। तो वहां पे आप क्या करेंगे, आपको कैलकुलेशन करने की कोई नीड नहीं है, आपको रेशियो देखना, आप रेशियो की इस प्रॉपर्टी को यूज करके ऑप्शन के थ्रू बिना कैलकुलेशन के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
समझ रहे हैं? तो इन सब चीजों को इसलिए पढ़ाया जाता है, ये सारी प्रॉपर्टीज को इसलिए डिस्कस कराया जाता है ताकि आपके दिमाग में ये सारी प्रॉपर्टी रहे कि क्वेश्चन में कहीं भी अगर इसका स्लाइटली भी थोड़ी सी भी जरूरत पड़ी तो आप वहां पे इसको यूज कर पाए। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी। इस तरह से एग्जांपल क्या है, √3/√2 को आप कभी भी इंटीजर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी देखिएगा, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब भी हम रेशियो का कंपैरिजन करते हैं, है ना, जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चंस हमको डीआई में पूछे जाते हैं कि भैया कोई भी दो क्वांटिटी दे देगा और अलग दो क्वांटिटी देगा, दोनों के बीच का रेशियो देगा, बोलेगा बताओ कौन सा रेशियो बड़ा है। तो ये जो आने वाले 2-3 टॉपिक पॉइंट्स हैं इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेशियो डिसाइड करने में, कौन सा रेशियो बड़ा है कौन सा छोटा है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई रेशियो है A1/B1, अगर ये बराबर है A2/B2 के, ये बराबर है A3/B3 के, तो अगर हम सबके एंटीसीडेंट्स को जोड़ दें, सबके कॉन्सिक्वेंट्स को जोड़ दें, तो जो रेशियो हमें मिलेगा ये भी इनके इक्वल ही होगा। ठीक है, this means if two or more ratios are equal, then the ratio whose numerator is the sum of the numerators of all the ratio and denominator is sum of all the denominators of given ratio is equal to the original ratio। ठीक है, बात समझ में आई? एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए एक रेशियो है 35/50, दूसरा रेशियो है 7/10। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 35 + 7 कितना आएगा 42 एंड 50 + 10 कितना आएगा 60, है ना, आ गया। तो ये इनके बराबर ही होगा, क्योंकि इन द एंड क्या करेंगे, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, रेशियो क्या है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ना। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 से अगर डिवाइड करें तो 6 7 जा 42, 6 10 जा 60, तो ये भी 7/10 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसको अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, 7/10 ये भी आ रहा है। तो जब भी दो या उससे ज्यादा रेशियोज इक्वल होते हैं अगर आपस में, तो अगर सबके एंटीसीडेंट्स को जोड़ के और सबके कॉन्सिक्वेंट्स को जोड़ के अगर एक रेशियो बनाया जाए तो वो रेशियो भी ओरिजिनल रेशियो के इक्वल होता है। बात समझ में आई? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए ये पॉइंट क्या कहता है, इफ द रेशियो A/B इज ग्रेटर देन 1, जहां पे भी कोई रेशियो की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो हम उसको कहते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इक्वलिटी। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटर इक्वलिटी का साइन है ना, और ये ग्रेटर देन 1 है तो हम इसको कहते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इक्वलिटी। ठीक है, एंड K इज अ पॉजिटिव नंबर। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि देखिए A/B है, ये ग्रेटर देन 1 है ना। तो अगर A में हम कोई पॉजिटिव नंबर K को ऐड करें, ठीक, न्यूमरेटर में भी ऐड करें, डिनोमिनेटर में भी ऐड करें, देखिए यहाँ पे A में भी हमने K ऐड किया, B में भी हमने K ऐड किया, है ना। तो ये जो नया हमें फ्रैक्शन मिलेगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो A/B से कम होगी। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पहले बता रहे हैं। अगर हम कोई ऐसा फ्रैक्शन गिवन हो जिसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो, तो अगर हम उसके न्यूमरेटर में भी कोई पॉजिटिव नंबर जोड़े और सेम नंबर उसके डिनोमिनेटर में जोड़े, तो जो फ्रैक्शन हमें मिलेगा, जो रेशियो हमें मिलेगा, वो ओरिजिनल रेशियो से छोटा होगा। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमें रेशियो गिवन है 4:3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/3 लिख सकते हैं। अब 4/3 जो है कि वो 1 से बड़ा होगा, है ना। अब 4/3 1 से बड़ा है, मान लिया कि हमने दोनों में 1 को ऐड कर दिया, अब ये आ गया 5/4। अब 5/4 जो है ये 4/3 हो जाएगा, है ना। 5/4 जो है वो छोटा होगा किससे, 4/3 से। ठीक है, किससे छोटा होगा, 4/3 से। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए, अगर आप 4/3 की वैल्यू निकाले तो ये लगभग 1.33 आएगा। ठीक है, और अगर आप 5/4 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये 1.25 आएगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर कोई भी रेशियो जो 1 से बड़ा हो, है ना, अगर उसके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर को ऐड करें तो जो नया फ्रैक्शन हमें मिलता है वो फ्रैक्शन क्या होता है, वो फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन से छोटा होता है। और अगर इसका वाइस वर्सा है, अगर उसी नंबर को हम पॉजिटिव नंबर को घटा दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में घटा दें, तो जो फ्रैक्शन हमें मिलेगा वो ओरिजिनल फ्रैक्शन से बड़ा होगा।
ठीक, जैसे यहाँ पे अगर हम 1 घटा दें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 मिनट। तो जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन है 4/3 है ना, ये 4/3 है। अब इसमें से हमने क्या किया, 1 घटा दिया, इसमें से भी 1 घटा दिया, तो ये कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1.5, और 4/3 की वैल्यू क्या थी, 1.33 थी, है ना। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1.5 बड़ा है। तो अगर हम सेम नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से घटाएंगे तो जो हमारा फ्रैक्शन मिलेगा हमें घटाने के बाद, वो ओरिजिनल फ्रैक्शन से बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है। अब इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज होता है रेशियो कंपैरिजन में। बात समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कहाँ यूज की जाती है, रेशियो कंपैरिजन में। जब हमारे पास, जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए छोटे छोटे नंबर ले रहा हूं, है ना, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर आते हैं फ्रैक्शन में, बड़े बड़े नंबर्स का रेशियो आता है जो आपस में कटते नहीं हैं, सिंप्लीफाई बहुत ज्यादा नहीं होते, जब उनका कंपैरिजन करना हो तो बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन के बजाय हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे और इजिली का रेशियो को कंपेयर कर लेंगे। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। सिमिलरली अगर इसी तरह से आपकी जो a/b की जो वैल्यू है अगर वो 1 से कम हो, यानी कि रेशियो ऑफ लेसर इनक्वालिटी का होगा, तो और k कोई पॉजिटिव नंबर है, तब हम जब फ्रैक्शन में k ऐड करेंगे, है ना, चाहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तब जो वैल्यू आएगी वो ओरिजिनल वैल्यू से, ओरिजिनल फ्रैक्शन से बड़ी होगी, जबकि अगर हम घटाएंगे तो वो ओरिजिनल फ्रैक्शन से छोटी होगी। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को भी देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कैलकुलेशन में बहुत यूज की जाती है ना। कैसे यूज करेंगे, जब क्वेश्चन इसका आएगा तो मैं वहां पे ये प्रॉपर्टी आपको समझाऊंगा। देखिए, द रेशियो ऑफ द एडिशन शुड बी इक्वल टू द ओरिजिनल रेशियो टू मेंटेन इक्वलिटी ऑफ रेशियो व्हेन टू डिफरेंट नंबर्स आर एडेड इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इससे आप क्या समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। द रेशियो ऑफ द एडिशंस should be equal to the original ratio to maintain equality of ratio। अब जैसे मान लीजिए मैं कोई रेशियो लेता हूं, है ना, मान लिया हमने लिया 10/20 का रेशियो, ठीक, 10/20 का। तो इस स्टेटमेंट से क्या कहा जा रहा है कि अगर मैं इसमें कुछ ऐड करूं, डिफरेंट नंबर ऐड करूं, है ना, तो इसकी इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे 10/20 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक नया फ्रैक्शन बनाते हैं, यहां पे 1 ऐड कर दिया, यहां पे 2 ऐड कर दिया, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, 11/22। तो यहां से अगर आप देखें ये 22 है ना, तो ये भी 1/2 है ना, ये भी 1/2 है। तो याद रखिएगा कि अगर हम किसी रेशियो में कोई नंबर ऐड कर रहे हैं, है ना, और वो किसके बराबर हो, इस रेशियो के बराबर हो, तो जो हमें नया नंबर मिलेगा, जो नया रेशियो मिलेगा, वो भी सेम होगा। ठीक है, क्यों सेम होगा, इसकी इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर यहीं पे आप क्या करें, अगर गलती से आपने 10+1 यहां भी कर दिया, सॉरी ये 20 था, और ये 20+1 यहां कर दिया, तो ये बन जाएगा 11/21, तो ये नहीं होगा। तो जब कभी भी कोई ऐसा नंबर दिखे, अब इसको यूज कैसे करेंगे, कहां करेंगे, ये भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रेशियो दिया हुआ है 30/40 का, ठीक है, यहां पे मैं छोटे रेशियो से समझा रहा हूं, है ना। और अगला जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया गया है 33/44 का। ये तो छोटा नंबर है, यहां तो आप इजीली बता पाएंगे कि ये 3/4 है, ये भी 3/4 है। लेकिन जब आप रेशियो देख रहे हैं, है ना, जब आप रेशियो देख रहे हैं और आपने रेशियो देखा और आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म को इसमें ऐड किया गया है, मतलब जब सिंप्लीफाई करने के बाद, जैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद ये रेशियो बन गया 3/4, है ना, तो न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 4 ऐड कर दिया। ये अगर आपको दिख रहा है, वहां पे आप तुरंत कंपेयर करके बता देंगे कि ये दोनों फ्रैक्शन आपस में बराबर है। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, रेशियो कंपैरिजन में करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि C/D इज ग्रेटर देन A/B। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए अगर कोई रेशियो A/B है ना, और ये C/D के बराबर है, ठीक है, ये C/D के बराबर है, तो A+C और B+D ये भी आपस में बराबर होगा। इस लाइन के कहने का मतलब यही।
बात समझ में आ रही है? अगर कोई रेशियो a अपॉन बी है और वो अपॉन c अपॉन डी के बराबर है तो यहाँ पे a प्लस सी और b प्लस डी करेंगे तो ये रेशियो भी आपस में बराबर होगा। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको समझा दिया है। ये तो पहला केस था, ठीक है। अब मान लीजिए a अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर न हो, ठीक। अगर नहीं होगा तो मान लीजिए सी अपॉन डी इज ग्रेटर देन ए अपॉन बी है तो उस केस में a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी जो होगा वो ओरिजिनल फ्रैक्शन से बड़ा होगा। याद रखिएगा, अगर c अपॉन डी ए अपॉन बी से बड़ा है तो यहाँ पे a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी इज ग्रेटर देन a अपॉन बी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया हमने 20/30 ले लेते हैं, ठीक, 20/30। अब क्या है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/3 होगा, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर मैं 20 + 2 करूं और 30 + 3 करूं, है ना, तो ये आ जाएगा 22/33, ये भी 2/3 आएगा, है ना, और ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे 20 देखिए, अब ये क्या है, ये तो c/d है ना, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 2/3 आएगा। तो यहाँ पे a/b और c/d दोनों सेम है, तो जो नया फ्रैक्शन मिल रहा है वो भी बराबर मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे, फ्रैक्शन हमारा 20/30 है, ठीक है। अब 20/30 में मान लीजिए कि ये तो 2/3 है, ये 2/3 है। अब हमने कोई फ्रैक्शन ले लिया 5/4, ठीक है। अब 2/3 से तो बड़ा ही है 5/4, है ना, इसकी वैल्यू 1.25 आएगी, ये 0.66 होगी, ठीक। हमने एक फ्रैक्शन ले लिया 5/4 और 5/4 को ऐड किया तो 20 + 5 और 30 + 4, ये कितना आएगा 25/34, है ना। अब यहां से अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ 20/30 ये है और 25/34 ये है, ये आपस में बराबर हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है आप कैसे बताएंगे? यहाँ पे कोई साइन नहीं है। अगर आपसे यही क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ये 20/30 है और ये क्या है 25/34 है ना। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ इन दोनों रेशियो में कौन बड़ा है, तो आप कैसे बताएंगे? तुरंत देखिएगा, ये 20 से 25 कैसे गए, 5 ऐड हुआ है, 30 से 34 कैसे गए, 4 ऐड हुआ है, यानी कि 5/4 ऐड किया गया है। यहाँ पे चेक करेंगे, ये तो 2/3 है, 5/4 2/3 से ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा है। बिना कैलकुलेशन केवल इतना देखना है कि ये कितना आपस में बढ़े हैं, ये 5 बढ़ा है, ये 4 बढ़ा है, ठीक। 5/4 2/3 से ज्यादा है, बड़ा है, तो 5/4 जब ऐड कर देंगे इस ओरिजिनल फ्रैक्शन में तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, यही तो कहा गया कि अगर c/d बड़ा है a/b से, तो जब a/b में हम c/d जोड़ देंगे तो जो नया फ्रैक्शन आएगा वो ओरिजिनल फ्रैक्शन से बड़ा होगा। आपके सामने आंसर है ना, बड़ा है ना, इसलिए प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आप। ये सारी चीजें इसीलिए बताई जा रही हैं। अब जैसे 20/30 और 25/34 आपको कैलकुलेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर c/d जो है अगर वो a/b से छोटा है ना, तो a + c अपॉन b + d जो होगा वो a/b से छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे यही है फ्रैक्शन, मान लीजिए अब हम यहीं पे 2/3, ये 0.66 था, है ना। अब हम यहाँ पे 1/3 ले लेते हैं, ठीक, c/d ले लेते हैं 1/3। हम क्या करते हैं 20/30 रखते हैं, ठीक। अब 1/3 ऐड करना है तो ये 21/33 हो जाएगा, ठीक। अब हमें बताना है कि इन दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो सिंपल है, आपने देखा यहाँ कितना बढ़ रहा है +1, यहाँ कितना बढ़ रहा है +3, कितना ऐड किया था 1/3, है ना। 1/3 की जो वैल्यू है वो 2/3 से कम है ना, यानी कि c/d छोटा है। जब c/d छोटा है तो इस केस में क्या होगा, a/b जो है कि आपका बड़ा होगा, यानी कि जो ओरिजिनल वाला फ्रैक्शन है ये बड़ा होगा। बात खत्म। करके देख लीजिए, ये 2/3 आएगा और इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये 7/11 आएगा। करके देख लीजिए, हमेशा 2/3 बड़ा आएगा, क्योंकि देखिए ये 0.66 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ये भी ये 0.63 आएगा। 11 6 जा पॉइंट लगाएंगे 70, 11 6 जा 66, 4 बचेगा, 11 3 जा 33, तो ये 0.66 आ रहा है, ये 0.63 आ रहा है। तो यहाँ पे आप इजिली बिना कैलकुलेशन के बता पाएंगे। ये सारे प्रॉपर्टी जो आपको बताई जा रही हैं ये आपकी बहुत हेल्पफुल होने वाली है किसमें, रेशियो कंपैरिजन में। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ रेशियो की, कि रेशियो का कंपैरिजन कैसे करेंगे। अभी तक हमने प्रॉपर्टीज देखी, अब हम कुछ रूल्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 रेशियो दिया हुआ है, A/B और C/D,
है ना। ये दो रेशियो गिवन है, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी। अब यहां पे अगर ए रेशियो बी और सी रेशियो डी को कंपेयर जब करेंगे तो ए रेशियो बी बड़ा होगा सी रेशियो डी से, कब? जब एडी जो बड़ा होगा वो बीसी से होगा। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझ लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। एक रेशियो ए रेशियो बी है, दूसरा सी रेशियो डी है ना। इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी, इसको लिख सकते हैं हम सी अपॉन डी। हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर आ गया ए डी, इधर आ गया बी सी। तो अगर AD इज ग्रेटर देन BC है, अगर ये इससे बड़ा है ना, तो ये वाला रेशियो बड़ा होगा। बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, बहुत इजी चीज है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए, अगर AD बड़ा है तो A रेशियो B बड़ा होगा, यही बात यहां पे लिखी हुई है। अगर AD छोटा हो गया, ठीक है, अगर AD जो है वो छोटा हो जाएगा BC से, तो ये वाला रेशियो बड़ा हो जाएगा। ठीक, जिधर मुंह खुला, BC की तरफ मुंह खुला तो ये वाला रेशियो बड़ा, AD की तरफ मुंह खुला तो पहला वाला रेशियो बड़ा। और अगर AD इक्वल्स टू BC आ जाए, अगर AD इक्वल्स टू BC आ जाए, तो इस केस में जो आपका रेशियो है वो आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी रेशियो कंपेयर करना हो, एक या तो प्रॉपर्टी जो आपने अभी पढ़ी है, अगर उससे आपका काम चल जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो ये मेथड है। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, अगर AD बड़ा होगा, ठीक, AD बड़ा हुआ तो पहला रेशियो A रेशियो B बड़ा होगा, अगर BC बड़ा हुआ तो दूसरा रेशियो C रेशियो D बड़ा होगा, और अगर दोनों बराबर हैं, AD इक्वल टू BC है, तो दोनों रेशियो आपस में इक्वल होंगे। आई होप पॉइंट क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला तरीका देखते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, 5/8 और 9/14 में कौन सा बड़ा है, आपको कंपेयर करके बताना है। आपको क्या करके बताना है, कंपेयर करके बताना है। अब यहाँ पे देखिए 5/8 है ना, और यहाँ 9/14 है। 14 5 जा 70, 9 8 जा 72। कौन बड़ा, BC बड़ा, BC बड़ा तो C रेशियो D बड़ा, 9/14 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा रूल है हमारा कंपैरिजन करने का रेशियो का। इस रूल में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है ये भी। ये सारे तरीके आपको पता होने चाहिए रेशियो को कंपेयर करने के। अगर मान लीजिए आपके पास दो रेशियो दिया हुआ है कंपैरिजन करने के लिए, तो उन दोनों रेशियो को कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। बात समझ में आ रही है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। फिर जब डिनोमिनेटर सेम हो गया है ना, तो डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो जिसका आपका जो न्यूमरेटर है वो ज्यादा होगा, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, वो रेशियो बड़ा होगा। ठीक है, अब जैसे बात समझिए, मान लीजिए कैलकुलेशन किया हमने दो रेशियो बना लिए, एक 4:3 बना, एक 9:3 बन गया, या इसको 10:3 कह देते हैं। ठीक, यहाँ पे इस तरीके में हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो फिर कैसे कंपेयर करेंगे, तब जिसकी न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, जिसकी न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। आई होप ये चीज समझ में आ रहा होगा। कैसे अप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। जैसे हमसे कहा गया कि 2:3 और 4:5 के बीच में बड़ा अनुपात कौन सा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम इसको इक्वल करेंगे। इसके डिनोमिनेटर को 2:3 है यानी कि इसको हम 2/3 लिख सकते हैं, 4:5 है यानी कि इसको हम 4/5 लिख सकते हैं। अब दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम करना है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, यहां 3 है यहां 5 है, हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना, 15। इसको 15 बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना होगा। इसको 15 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना होगा। अब ये फ्रैक्शन बन जाएगा 10/15, ये बन जाएगा 12/15। ठीक, बात समझ में आई। अब यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर क्या है, सेम है। जब दोनों न्यूमरेटर सेम होते हैं, सॉरी, जब यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कैसे कंपेयर करना है, जिसके न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी वो बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू किसके ज्यादा है, इस वाले के, तो ये आपस में बड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप इजीली बता पाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा रेशियो बड़ा है।
तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला तरीका देखते हैं कैसे हम करेंगे रेशियो का कंपेयर। एक मिनट, शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गई है, तो मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ प्रॉब्लम आ गई, अभी 1 मिनट में आते हैं हम फिर से। अभ्युदय, अभ्युदय से होगा आपका उदय, क्योंकि पेट परीक्षा के लक्ष्य बैच की सफलता के बाद आ चुका है अभ्युदय बैच, जिसका टारगेट है आपको अब एसएससी की परीक्षा में सफलता दिलाना, जहां पर चल रही हैं डेली लाइव क्लासेस फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, वो भी बिल्कुल फ्री, सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जहां पर आप पढ़ सकते हैं सुबह 8 बजे से जीएस, 9 बजे से इंग्लिश, 10 बजे से रीजनिंग और 11 बजे से मैथ्स। तो इंतजार किस बात का है, आज ही ज्वाइन करिए अभ्युदय बैच, ओनली ऑन OL एक्सपर्ट। अभ्युदय, अभ्युदय से होगा आपका उदय, क्योंकि पेट परीक्षा के लक्ष्य बैच की सफलता के बाद आ चुका है अभ्युदय बैच, जिसका टारगेट है आपको अब एसएससी की परीक्षा में सफलता दिलाना, जहां पर चल रही हैं डेली लाइव क्लासेस फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, वो भी बिल्कुल फ्री, सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जहां पर आप पढ़ सकते हैं सुबह 8 बजे से जीएस, 9 बजे से इंग्लिश, 10 बजे से रीजनिंग और 11 बजे से मैथ्स। तो इंतजार किस बात का है, आज ही ज्वाइन करिए अभ्युदय बैच, ओनली ऑन OL एक्सपर्ट। तो फिर से आप सभी का स्वागत है अभ्युदय बैच में। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे थे कंपैरिजन ऑफ रेशियो की। अब यहां पे देखिएगा जो तीसरा रूल है, ठीक है, वो क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अभी जो इसके पहले वाला रूल हमने देखा उसमें हम डिनोमिनेटर सेम कर रहे थे, इस वाले रूल में हम क्या करेंगे, हम जो है कि न्यूमरेटर को सेम करेंगे। ठीक है, तो इफ टू रेशियोज आर गिवन फॉर कंपैरिजन, कन्वर्ट ईच रेशियो इन सच ए वे दैट द बोथ रेशियोज हैव सेम न्यूमरेटर। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर को सेम कर दिया। जब न्यूमरेटर को सेम करेंगे तो अब बात करेंगे हम डिनोमिनेटर की। ठीक है, डिनोमिनेटर के बेस पे ही तो कंपेयर करेंगे, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो रेशियो बड़ा होगा। जैसे मैंने रेशियो बनाया 2:5 और 2:3, है ना, ये दो रेशियो मैंने बना लिए। कैसे, दोनों का न्यूमरेटर सेम कर लिया। ठीक, अब हमें कंपेयर करना है। अब न्यूमरेटर तो सेम हो गया, तो हम बात करें किसकी, डिनोमिनेटर की, इसी से तो कंपेयर कर पाएंगे। तो जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होगी वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। अगर आप देखें तो ये 0.4 होता है, ये 0.66 होता है। जब भी चीज़ों को समझना हो तो हम छोटी वैल्यू लेते हैं, क्योंकि छोटी वैल्यू से हम इजीली चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आइए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट फ्रैक्शन बिटवीन 6/7 एंड 7/9। ठीक, तो यहाँ पे फ्रैक्शन हमने लिया 6/7 दिया हुआ है और 7/9 दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन हमारा 6/7 और 7/9। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, प्रॉपर्टीज समझ में आ रही होगी। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर सेम करेंगे। 6 और 7 का एलसीएम लिया, कितना आएगा 42 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या सिंपल आप ऐसे समझ लीजिए, इस 7 का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, इस 6 का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 42। अब जब न्यूमरेटर में 7 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 49, है ना, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 42 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 54, है ना, न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए दोनों का न्यूमरेटर जो है वो सेम है। जब न्यूमरेटर सेम है तो जिसका लेसर डिनोमिनेटर होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये कुछ तरीके थे, कुछ प्रॉपर्टीज भी समझाई थी मैंने आपको, उससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं, और ये कुछ रूल भी मैंने समझा दिए जिससे आप रेशियो को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो की। देखिए टाइम ओवर होने जा रहा है, तो इस टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे। कल हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो क्या होता है। डिफरेंट तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे हम रेशियो कंबाइन करके निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम कल देखते हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही। तो आज के सेशन में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं मत जाइएगा, कल के जो सेशन आएगा है ना, कल जो हम पढ़ेंगे इसके आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कल हम कंबाइन रेशियो की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम कंबाइन रेशियो से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, है ना। तो कल हम कंबाइन रेशियो की बात करेंगे और प्रोपोर्शन की बात करेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से आपसे बता दे रहा हूं, आज के क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारे लिंक्स हमारे गिवन हैं। मैं ऑलरेडी स्लाइड में आपको, पहली स्लाइड में मैंने आपको समझाया था कि कौन कौन से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, सबकी डिटेल वहां पे दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट पर आप जो भी कंटेंट है फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप वहां पे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। अभ्युदय, अभ्युदय से होगा आपका उदय, क्योंकि पेट परीक्षा के लक्ष्य बैच की सफलता के बाद आ चुका है अभ्युदय बैच, जिसका टारगेट है आपको अब एसएससी की परीक्षा में सफलता दिलाना, जहां पर चल रही हैं डेली लाइव क्लासेस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, वो भी बिल्कुल फ्री, सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जहां पर आप पढ़ सकते हैं सुबह 8 बजे से जीएस, 9 बजे से इंग्लिश, 10 बजे से रीजनिंग और 11 बजे से मैथ्स। तो इंतजार किस बात का है, आज ही ज्वाइन करिए अभ्युदय बैच, ओनली ऑन OL Expert।